नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है और संस्कृत के वीडियो भी इस समय हम समय समय पर डाल रहे हैं। आपने यदि संस्कृत और शिक्षा मनोविज्ञान के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान पे जो है हमने भूमिका, वृद्धि, विकास, शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्रेरणा के कारक अधिगम के कारक, प्रभावित करने वाले कारक और अन्य जितने भी जो वीडियो हैं उस पे हमने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित काफ़ी सारी बातें कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा और अधिगम और अभिप्रेरणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभिप्रेरणा है तो अधिगम अवश्य होगा। यदि अधिगम है और अभिप्रेरणा नहीं है तो उस अधिगम का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो आप सीख नहीं सकते, किसी भी बच्चे को सिखा नहीं सकते बिना अभिप्रेरणा के। तो अभिप्रेरणा वो स्तंभ है जिस पे अधिगम पूरी तरीके से टिका हुआ है। यदि अधिगम 4 स्तंभों पे टिका हुआ है तो उसमें एक अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मान्य है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, अभिप्रेरणा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या इसे पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो कोई सी भी सीटेट हो, आरटेट हो, रीट हो या एमपीटेट हो, यूपीटेट हो, सभी के लिए, और शिक्षक भर्ती से संबंधित जो परीक्षाएं आयोजित होती है उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मोटम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ है गति करना, मूव या मोशन। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है अथवा उसे गति प्रदान करता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। परिभाषा, ये प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है? तो क्रेच एवं क्रेचफील्ड की है। स्किनर, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये परिभाषा किसने दी? स्किनर ने। गुड। किसी क्रिया को आरंभ करने, उसे जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रवृत्ति ही अभिप्रेरणा है। गुड के अनुसार किसी क्रिया को शुरू करने, उसे जारी रखने और नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति है उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट सोपान है। ये सर्वोत्कृष्ट इसका राजमार्ग है। ये अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। अधिगम का अभिप्रेरणा हृदय स्थल है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है, यानी कि अधिगम करने के लिए अब आपका अभिप्रेरणा होनी अनिवार्य है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी, यानी कि अधिगम अच्छा तभी हो पाएगा जब उसमें अभिप्रेरणा निहित होगी। अभिप्रेरणा के स्रोत, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अभिप्रेरणा हो सकती है। आवश्यकता, यदि आवश्यकता नहीं है तो अभिप्रेरणा भी नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई आवश्यकता होती है जो उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है।
यानी कि व्यक्ति क्रिया तभी करता है जब उसको कोई न कोई आवश्यकता हो। चालक, अंतर्नोद, प्रणोद, ड्राइव। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जैसे भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक भूख है, पानी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक प्यास है, जो कि व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वो उसमें चालक भरे, ताकि उसकी वो जो अंतर्नोद है उसके कारण वो कार्य या अधिगम करना शुरू करे। उद्दीपक या प्रोत्साहन। इंसेंटिव। इंसेंटिव होगा तो वो अपना आप कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, जिसे हम उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक सामने होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। उद्दीपक के मिलने पर चालक शांत हो जाता है और तनाव से समाप्त हो जाता है। इसीलिए तनाव को दूर करने के लिए प्रोत्साहन बहुत ही आवश्यक है। अभिप्रेरक, मोटिव। उपरोक्त तीनों का प्रयोग ही अभिप्रेरक है, यानी कि अभिप्रेरक के लिए आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, ये तीनों होना आवश्यक है। जब ये तीनों होंगे तभी अभिप्रेरक होगा। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण मेस्लो के अनुसार। मेस्लो के अनुसार जो अभिप्रेरक हैं वो जन्मजात होते हैं और अर्जित होते हैं। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक और कृत्रिम होते हैं। गेरट के अनुसार दैहिक या जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत क्या है? सर्वप्रथम मनुष्य व जीव जंतुओं के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समझे? इसका अर्थ यह हुआ कि विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत दिया। उनके अनुसार सबसे पहले मनुष्य जीव जंतुओं में व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत को आवश्यक माना। इसीलिए मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक भी माना जाता है। तो ध्यान रखें, मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना जाता है? मैकडूगल को। दोस्तों, अगले वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के संपूर्ण सिलेबस में से 50 प्रश्न लेकर के आएंगे, जो वन लाइनर या एक वन लाइनर और एक बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, जिसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और इससे पहले भी हमने 2 वीडियो जारी किए हैं पूरे सिलेबस में, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। तो यह परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया उत्पन्न होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यानी संवेग और मूल प्रवृत्ति ये एक दूसरे के पूरक हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्तियां व्यवहार को संचालित करती है। मूल प्रवृत्तियां आदतों से अलग होती है, भिन्न होती है। मूल प्रवृत्तियां शोधनशील और परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 क्रियाएं शामिल है। प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों में कितनी क्रियाएं शामिल होती है? 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। इस सिद्धांत के अनुसार अचेतन मन में दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया, और इन्होंने कहा कि मन के जो 2 भाग होते हैं, चेतन और अचेतन। अचेतन मन में कुछ ऐसी बातें होती है जो दब जाती है, दमित हो जाती है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करना ही
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। तीसरा है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डेविड सी मैक्क्लेलैंड ने किया। इनके सहयोगी एटकिंस तथा होयंगो था। तो दोस्तों ये होयंगो और एटकिंस ने कौन सा सिद्धांत दिया अभिप्रेरणा का? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में स्थित है वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था। और इसका प्रयोग करने वाले डेविड सी मैक्क्लेलैंड थे। फर्नाल्ड के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा है। इस सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि की चाह व्यक्तियों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत ये मेस्लो ने दिया था। मेस्लो के अनुसार 5 आवश्यकताएं व्यक्ति की क्रिया करने के लिए उसको प्रेरित करती है और ये भी पिरामिड बनाया। पहली है दैहिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है संबंधता या स्नेह की आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता और 5वां है आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता। 5वीं है मेस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता। 5वां है सक्रिय सिद्धांत। इस सिद्धांत में सोलेसबरी, मेलमोव और लिट्सले के नाम बहुत ही लोकप्रिय हैं। यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता पर बल देता है तथा दक्षता के लिए मांसपेशियों का सक्रिय बनाए रखने के लिए उसको अभिप्रेरित करता है, यानी कि कार्य करने के लिए प्रेरित करता है सक्रियता का सिद्धांत। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत, इस सिद्धांत में चैपलिन, कॉकर, एप्पल आदि के नाम लोकप्रिय हैं। ये स्थैर्य सिद्धांत असंतुलन की स्थिति में भी संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित करता है। अभिप्रेरित करने के तरीके, उपाय या विधियाँ। प्रशंसा व निंदा के द्वारा आवश्यकताओं का ज्ञान कराकर, आकांक्षा का स्तर ऊंचा उठाकर या स्तर जानकर, सफलता का आभास कराकर, असफलता का भय दिखाकर, प्रतियोगिताओं के आयोजन के द्वारा स्पर्धा की भावना जगाकर, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके। पाठ्य सहगामी यानी कि जैसे भ्रमण पे जाना, एजुकेशनल टूर पे जाना या मैप के द्वारा दिखाना, विद्यालय और कक्षा के उचित वातावरण के द्वारा। इस तरीके से यह अभिप्रेरित करने के तरीके हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व। अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व? यहाँ से प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। पहला है रुचि जागृत करने में ये सहायक है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक है, अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक है, व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक है, मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक है, अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। तो अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व रुचि जागृत करना, ध्यान केंद्रित करने में सहायक है, अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक है, व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक है, मानसिक क्रियाओं के विकास में यह सहायक है और अनुशासन स्थापित करने में सहायक है, लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायक है और चरित्र निर्माण में यह सहायक है। तो दोस्तों इस तरीके से यह अभिप्रेरणा थी जो अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।